ये तो एक एक पर्टिकुलरली सिर्फ आसाम स्टेट के लिए दिया गया था और बाकी स्टेट्स के लिए फॉरेनर्स एक्ट आपका एप्लीकेबल था, फॉरेनर्स एक्ट जो 1946 का है। तो इसकी वजह से जो इंटेंशन था वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अब इसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को आसाम से निकालना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये था कि उसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन और जो पूरी डेमोग्राफी है आसाम की वो चेंज हो गई। तो अगर आप देखिए फॉरेनर्स एक्ट को तो उसमें दिया हुआ है हु इज अ फॉरेनर। तो फॉरेनर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर आप सेक्शन 9 देखें फॉरेनर्स एक्ट का तो उसमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है वेयर द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज नॉट एविडेंट एज पर, अगर आप सेक्शन 8 को देखें, सो द ओनस ऑफ प्रूविंग वेदर अ पर्सन इज अ फॉरेनर और नॉट शैल लाई अपॉन सच पर्सन। तो अगर मैं और आप फॉरेनर हैं तो ये प्रूफ करना कि नहीं हम फॉरेनर नहीं हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा और हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे निर्भर करेगा। लेकिन जब ये आईएमडीटी एक्ट को लाया गया तो उसमें बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया। उसमें इनफैक्ट द बर्डन ऑफ प्रूविंग द सिटीजनशिप वाज रेस्टेड ऑन द अक्यूजर। तो अगर आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं फॉरेनर हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनेगी प्रूव करने की कि मैं फॉरेनर हूं या सिटीजन हूं। एंड या फिर पुलिस की जिम्मेदारी बनेगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत मेजर डिपार्चर था फ्रॉम द फॉरेनर्स एक्ट। तो ये सबसे बड़ा मतलब अगर आप देखें डिफरेंशिएटर जो था वो ये था और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई। दूसरा क्या था कि जो आप एक्यूज करने वाला है उसको रहना चाहिए था 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ऑफ द एक्यूज्ड। और उसको एक कंप्लेंट फॉर्म था, उसमें फिलअप करना था कंप्लेंट फॉर्म और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज से 10 रुपीज के फॉर्म को फिलअप करना था। तो अगर कोई सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट माइग्रेंट है and is successfully accused, then he was required by act to simply produce a ration card to prove his Indian citizenship. तो उसको जो अक्यूज है उसके लिए सिर्फ राशन कार्ड दिखाने की जरूरत थी, अक्यूजर को ये प्रूव करने की जरूरत थी कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। तो अपने आप में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया गया था। और अगर इफ अ केस इज मेड आउट विथ दीज रिक्वायरमेंट्स तो फिर जो एक ट्रिब्यूनल का सिस्टम बनाया गया था जिसमें रिटायर्ड जजेस होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये सिटीजन नहीं है इस देश का और इसलिए इनका डिपोर्टेशन होना चाहिए। तो आप अगर देखें तो अपने आप में जो फॉरेनर्स एक्ट था वो काफी कंप्लीट है, था भी और है भी। तो इसी वजह से आई थिंक जो ये डिपार्चर लाया गया फॉर द स्टेट ऑफ असम, इसका काफी वाइडर रैमिफिकेशन भी हुआ इन दैट सेंस अपने आप में। तो आईएमडीटी एक्ट को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में रद्द कर दिया बिकॉज इट वाज वन नॉट आई मीन इट वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा कि फॉरेनर्स एक्ट वाज एक्चुअली फुलफिलिंग द इंटायर रिक्वायरमेंट क्वाइट वेल। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक्ट को लेकर कि ये आइडेंटिफिकेशन में इलीगल इमिग्रेंट्स के आइडेंटिफिकेशन और उनके डिपोर्टेशन में सबसे बड़ी बाधा था, सबसे बड़ी रुकावट भी बोला गया, क्योंकि आधा प्रतिशत भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनका पहचान नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारे देश में राशन कार्ड, और उस समय तो चूंकि राशन कार्ड वाज द ओनली डॉक्यूमेंट, तब तो हमारे पास आधार का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो हम राशन कार्ड के बेसिस पे अगर किसी के ये सिटीजनशिप को डिटरमाइन कर रहे हैं तो राशन कार्ड बनाना बहुत मुश्किल नहीं था। किसी के थ्रू, किसी की फैमिली, किसी के मतलब आपका एक डिक्लेरेशन चाहिए, आपको एक एक पर्सन चाहिए जो आपको डिक्लेयर करे कि आप परिवार का हिस्सा हैं और उस बेसिस में आप मतलब एक आप अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं और उस बेसिस पे आप चले आते हैं। तो आई थिंक ये अपने आप में थोड़ा वेगनेस था पूरे लॉ में ही, और इसी वजह से आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने उसको, वजह तो खैर और भी बहुत सारी दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, बट ये एक मेजर वजह थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था। इसके अलावा कई सख्त टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 114 पेज का जजमेंट सुनाया था। उसमें ये भी कहा गया था कि किस तरह से आसाम को नुकसान हुआ इससे, और किस तरह से उसमें ये भी कहा गया था कि आसाम की जो लैंग्वेज है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की ग्रोथ है, और अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से सब पर असर पड़ा, और एक लार्ज स्केल इमिग्रेशन हैज लेड टू इंसर्जेंसी एंड सोशल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल।
इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स को आप आने दे रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ असम पे नहीं पड़ेगा, बल्कि बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स पर भी पड़ा है रादर। और कई स्थानों पे आई मीन क्योंकि रास्ता तो कॉमन है, असम होकर के जी। ही आप नॉर्थ ईस्ट के हुँ, बहुत से स्टेट्स में गुजर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जिन-जिन भी स्टेट्स में आप इस रूट को पास करते हैं, वहाँ-वहाँ पर बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स, वहाँ के पूरे डेमोग्राफी में चेंज आया था। पूरा का पूरा डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल गया था उन जगहों का। एंड कई जगह पर तो आसाम के जो लोकल लोग हैं, वो इनफैक्ट उनका स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी हो गया था कई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट अपने जजमेंट में दिए हैं कि इन्होंने कहा कि जो इन्फोर्समेंट ऑफ आईएमडीटी एक्ट है, उसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को हेल्प मिला है टू स्टे इन असम, एंड दैट हैज अफेक्टेड द लैंग्वेज, दैट हैज अफेक्टेड द स्क्रिप्ट, दैट हैज अफेक्टेड द कल्चर ऑफ द लोकल पीपल। तो आप ये सोचें कि जब आपका पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जब जब आपकी भाषा, आपके कल्चर में चेंज आ रहा है, तो imagine the kind of wider ramification it actually had in the 18 years that it was. जी। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे 2005 में जब ये जजमेंट आया और जिसमें आईएमडीटी एक्ट को रद्द किया गया, उसमें ये भी कहा गया था कि पूरे देश ने असम को एक डिस्टर्ब एरिया के तौर पर देखा और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एंड इट गिव राइज टू इंसर्जेंसी। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में इनफैक्ट इन्होंने उन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जजमेंट को पढ़ें तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों जी। इस एक्ट को रद्द करना चाहिए और आई मीन क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से उन्होंने रद्द किया था। तो एक तो पार्ट था व्हिच वाज़ अबाउट डेमोग्राफी, बट द सेकंड पार्ट आल्सो वाज़ अबाउट क्या-क्या नुकसान हुआ है आसाम को। तो डेमोग्राफी का नुकसान होने के अलावा जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का नुकसान हुआ है और जो अपने आप में एक पूरा जो सिस्टम बनाया गया था कि आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि कोई इलीगल इमिग्रेंट है कि नहीं, तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है। जो आपका एक प्रोसेस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में या फॉरेनर्स एक्ट में किसी को प्रूव करने का इलीगल इमिग्रेंट्स, तो उसको इम्पैक्ट करता है। और अगर आप लैंग्वेज देखें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, तो वो कहता है कि द कन्विक्शन रेट अंडर द आईएमडीटी एक्ट कम्स टू लेस देन 0.5% ऑफ द केसेस इनिशिएटेड, and the IMDT Act is coming to the advantage of such illegal immigrants as any proceedings initiated against them almost entirely ends in their favor, and it enables them to have a document having official sanctity to the effect that they are not illegal immigrants. तो इसी वजह से उन्होंने फिर क्लोजर का आदेश दिया, जितने भी ट्रिब्यूनल्स फॉर्म हुए थे उनके क्लोजर का आदेश दिया और उन्होंने जो सारे के सारे केसेस थे उसको फिर ट्रांसफ़र किया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट में, जो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर बना हुआ था। और आई थिंक दैट दैट इनफैक्ट यू नो इसको अगर आप थोड़ा और गहन अध्ययन करेंगे तो वो कहीं न जी। कहीं इट आल्सो इम्पिंज्ड अपॉन आर्टिकल 355 जी। व्हिच इज़ इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को था कि भाई जो इंटायर ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि बाय इनैक्टिंग द आईएमडीटी एक्ट it actually amounted to failing to check the irregular immigration. तो इसलिए आई थिंक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि आप इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को चेक करें, उनका आना, इन्फिल्ट्रेशन उनका बंद करें, वो कहीं न कहीं आपकी फेलियर थी और जिसकी वजह से द सिटिज़न्स ऑफ असम एक्चुअली हैड टू फेस द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। जी, तो जिस तरह से संविधान के आर्टिकल 355 355 का एक तरह से उसको नेगेट करता था, उसको उसका उल्लंघन कर रहा था, ये भी करेक्ट, सामने आया और क्योंकि उसमें ज़िम्मेदारी हो जाती है केंद्र सरकार की कि वो राज्य को बाहरी एग्रेशन से और आंतरिक गड़बड़ियों से उसकी रक्षा करे, तो आईएमडीटी एक्ट के संदर्भ में अगर ये देखा जाए तो वो उसे नेगेट कर रहा था आर्टिकल करेक्ट। 355 को। और साथ ही जब आईएमडीटी एक्ट की बात करते हैं तो इसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं अब्दुल मुहीम मजूमदार, जो कि आसाम जी, से थे और जी, वहाँ मंत्री रहे और जी, उन्होंने आसाम अकॉर्ड में भी मेजर इनपुट उनके कहे जाते हैं और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये जी, कहा जाता है कि उस इस आईएमडीटी एक्ट की वजह से भय का वातावरण और बिल्कुल, बहुत इस तरह का वातावरण, पूरा पैनिक का माहौल हो गया था आसाम के अंदर, लोगों में एक डर का माहौल था। तो उसने करेक्ट, पूरे तरह से आसाम, जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ थे, उसे पूरी तरह बिल्कुल, से डिस्टर्ब कर दिया था। करेक्ट।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस एक तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर दिया और दूसरा कि पूरा डेमोग्राफी आपका डिस्टर्ब हो गया, जी, तीसरा कि एक्सटर्नल एग्रेशन का जो शिकार होना पड़ा, इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो शिकार होना पड़ा असम के सिटीज़न्स को, तो वो भी अपने आप में इट हैड अ वेरी वाइड रीचिंग इम्पैक्ट। तो इसलिए द सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये आईएमडीटी एक्ट इज़ कंट्रावेनिंग आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इज़ व्होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मस्ट बी स्ट्रक डाउन। मतलब अगर आप देखें कि जो लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट का और खास करके जो ऑब्जर्वेशंस है जस्टिस माथुर के उसमें ही हैज नॉट मिंस्ड हिज वर्ड्स टू से ऑल दिस। उन्होंने तो मतलब एकदम साफ शब्दों में कहा है अपने इस बारे में। जी। इस एक्ट के लिए ये भी कहा गया कि इससे जो फ़ायदा हुआ वो अवैध घुसपैठियों का फ़ायदा हुआ और बिल्कुल। इसका वेस्ट बंगाल से भी कंपैरिज़न किया गया कि उस समय पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जो अवैध घुसपैठिए थे उनको वापस भेजा गया। लेकिन आसाम में ये आधा प्रतिशत भी नहीं रहा। तो इस तरह से कई बातें इसमें कही गई थी कि जैसे कि IMDT Act and rules had been so made that innumerable and insurmountable difficulties were created in identification and deportation of illegal migrants. तो ऐसे ऐसे इसमें क्लॉजेस थे, ऐसे प्रावधान से जिसकी वजह से पहचान करना और उनको वापस भेजने में मतलब इस तरह की रुकावटें आ गई जिनसे पार नहीं पाया जा सकता था। बिल्कुल, 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 दैट इज़ राइट। और तमाम तरीके की इसने असम में दिक्कतें पैदा की और अब भी ये कहा जाता है कि उसने एक इर्रेपेरेबल लॉस कर दिया असम का, नुकसान बिल्कुल, कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। आज की डेट में भी अगर आप देखें चीफ मिनिस्टर का जो आया है स्टेटमेंट जी, ऑन ऑन 15th ऑफ अगस्त, तो हुँ, उन्होंने भी यही बात कही है कि जो इम्पैक्ट है वो इतना फार रीचिंग है कि जी, आज की डेट में जो वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन एट सम टाइम जो हिंदूज़ हुआ करते थे, अब वो बच कर के रह गए हैं घटकर आई थिंक 62-63% कुछ इस तरह का उन्होंने आंकड़ा दिया है। और मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ गई है और उसमें मतलब लार्जली जो कंट्रीब्यूशन है वो हुँ, आईएमडीटी एक्ट का है बिकॉज़ ऑफ व्हिच हमने सिर्फ अवैध घुसपैठियों को आने ही नहीं दिया बट उनको प्रोटेक्ट भी किया और उनको बढ़ने भी दिया। तो इस जी। तरह का माहौल हमने दिया उनको बढ़ने के लिए तो दैट इज़ ट्रू। जी, तो इसको ड्राफ्ट किया था अब्दुल मुहिब मजूमदार ने जो कि इसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं आईएमडीटी एक्ट के और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और ये कहा जी, जाता है कि बेंच ने ये कहा था कि द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स इनटू आसाम पोज्ड अ थ्रेट टू द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पूरे जी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये एक सुरक्षा को लेकर उनकी इंटीग्रिटी को लेकर एक एक तरह से ये थ्रेट बन गए और बिल्कुल। पूरा एक डेमोग्राफिक ऑनस्लॉट कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंसिडेंटली अब्दुल मुहिब मज़ूमदार जी को देखें तो ही वाज़ आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन ड्राफ्टिंग ऑफ द असम अकॉर्ड of जी, 1985 because he was the law minister at that point of time and of the state। तो उन्होंने ये असम अकॉर्ड को भी जो मतलब लाया असम में वो भी उन्हीं की देन थी। तो वो अपने आप में एक ऑफ कोर्स डिफरेंट डिस्कशन का इशू बन जाएगा पर इसको 1985 में साइन किया गया था असम अकॉर्ड को और एट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने आई एम श्योर उस पे देखा होगा कि उसका पर्पस क्या था। इट वाज ओनली टू मॉनिटर द वर्क्स व्हिच वर इम्प्लीमेंटिंग व्हिच वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर वेरियस क्लॉजेस ऑफ द असम अकॉर्ड which was basically exacted by the different government departments and as was entrusted by the government of India एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ असम। तो इसका बेसिकली जो पूरा लाइजन था वो था ऑल इंडिया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स थे ऑर्गेनाइजेशंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम के सब मिल करके असम अकॉर्ड के क्लॉजेस को उनकी उनका दायित्व बनता था कि उसके क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट करें। तो वो अपने आप में मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पर कि आपने जो फॉरेनर्स आसाम आए थे हुँ, after 1/1/1966 up to 24th March 1971 उनको डिटेक्ट करके और उनको इन अकॉर्डेंस विद फॉरेनर्स एक्ट और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अंदर उनका वो होगा। बट आप अगर देखें तो ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक डायनामिक्स बनता है। जी, फॉरेनर्स एक्ट के अंदर आप असम अकॉर्ड में ट्राई करेंगे और यहाँ पर आपने आईएमडीटी एक्ट भी ले आए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप में जब आप कह रहे हैं कि फॉरेनर्स एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू असम, फिर हुँ, ये आता है आपका असम अकॉर्ड। तो कहीं न कहीं मतलब एक एक सोच तो आई थी कि जो हमने किया वो पूरी तरह से सही नहीं है
और इसीलिए प्रोबब्ली उसको करेक्ट करने के कुछ मेजर्स लिए गए थे। तो जी। उसमें अगर आप देखें असम अकॉर्ड में, तो वहाँ पे जो नेम ऑफ फॉरेनर्स हैं जो कि डिटेक्ट किया गया कि वो फॉरेनर्स हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अगर वो हुँ, फॉरेनर्स हैं, हुँ, तो फिर उनको उनका नाम को डिलीट किया जाएगा फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स इन फोर्स, एंड सच पर्सन्स वेर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि आपका फॉरेनर्स एक्ट के अंदर प्रोविजन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स रूल्स 1939 के अंदर। तो कुछ उस तरह के फिर उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लाए इस तरह से, बट आई थिंक तब तक डैमेज काफी हो चुका था ऑलरेडी, तो आई डोंट नो जी। हाउ मच इट वाज रियली हेल्पफुल। क्योंकि 83 से लेके 2005 तक 2 दशक तक, करीब 20 साल से ज़्यादा की अवधि तक जी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आसाम में बिल्कुल। आते रहे और पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में फैलते गए और वहाँ से बिल्कुल। भारत के सभी इलाकों में जाते रहे। तो बिल्कुल। इस फैसले को सुनाते हुए 2005 में जब आईएमडीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, तो उन्होंने कहा कि इसने इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे बांग्लादेशी, उनकी भारत में रहने में, आसाम में रहने में मदद की। तो करेक्ट। एक तरह से डेमोग्राफिक ऑनस्लॉट था ये, और जो जो लैंग्वेज थी उसमें कहा गया था, द बेंच जो थी, जजेस सेड द एनफोर्समेंट ऑफ आईएमडीटी एक्ट हैड हेल्प्ड द इलीगल माइग्रेंट्स टू स्टे इन आसाम, and the illegal migrants had affected the language, script and the culture of local people, जो जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो नेटिव थे। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे इलाके अब ऐसे हो चुके हैं इसकी वजह से, जहाँ जो आसाम के नेटिव थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, जी, उनकी संख्या अब कम हो गई, वो माइनॉरिटी में आ गए हैं। तो इतना बड़ा नुकसान 2 दशकों तक आईएमडीटी एक्ट ने आसाम का किया, और नॉर्थ ईस्ट की भी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट बना, बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या में इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का आना। बिल्कुल। आपके बिल्कुल। कंक्लूडिंग कमेंट? हाँ, नहीं बिल्कुल, इसमें लोकल लैंग्वेज, कल्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ आईएमडीटी एक्ट के आने की वजह से, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि आईएमडीटी एक्ट वाज द बिगेस्ट हर्डल एंड इज द मेन इम्पेडिमेंट और बैरियर इन द आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि प्रेजेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश व्हिच रन्स इनटू मिलियंस is in fact a situation of aggression on the state of Assam, and has also contributed significantly in causing internal disturbances in the state of Assam. तो I think ये तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है अपने जजमेंट में, और अगर इसको अग्रेशन को थोड़ा और मतलब डीप में पढ़ें जजमेंट को, तो उसके बारे में लिखा है उन्होंने कि अग्रेशन had made the life of the people of Assam wholly insecure, जी। and there was a environment of panic which was created or generated thereby, and had created a word जो उन्होंने यूज किया है, फियर fear। साइकोसिस। हाँ, हाँ। तो अगर उसको आप देखें तो मतलब बहुत क्लियरली समझ में आता है दैट सुप्रीम कोर्ट रियलाइज दैट दिस एक्ट इन इटसेल्फ इज गोइंग टू कॉज अ वेरी लॉन्ग टर्म डैमेज। इट हैड ऑलरेडी इम्पैक्टेड अ लॉन्ग टर्म आई मीन डेमोग्राफी। और उन्होंने इनफैक्ट ये भी लिखा है अपने उसमें कि अगर आप उसके इंक्वायरीज को देखें तो वेरी 3,10,759 केसेस आईएमडीटी एक्ट के अंदर उन्होंने शुरू किए थे, जिसमें से करीब 10,015 पर्सन्स वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स, एंड ओनली जी। 1,481 illegal migrants were physically expelled up to April 30th, 2000. So you can imagine the magnitude of, or the number of people who have still stayed and thereafter have grown and flourished in India. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इसकी वजह से वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के डेमोग्राफी पे, और आसाम के पर्टिकुलरली डेमोग्राफी पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जी, बिल्कुल आसाम से